बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। अब तक की जो आम तरीन खबरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। 3 जगहों पे 3 अलग अलग चीजें चल रही हैं। तीनों को जब तक आप नहीं समझेंगे तो आपको इस वक्त का जो सिनेरियो है उसका पता नहीं चलेगा। नंबर 1, हुकूमती कैंप, वहां पे क्या चल रहा है, यानी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर क्या सोच रही है, उनके दिमाग में क्या है, चीजों को कंट्रोल अब कैसे करना है। नंबर 2, अडयाला के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब से 2 मरतबा मुलाकात करवाई गई है। दोबारा रात के वक्त जो है वो जेल को खोला गया और बैरिस्टर घोर गए हैं, असद कैसर गए हैं, शिबली फराज के बारे में कह रहा था कोई, वो भी गए हैं। तो ये लोग गए और जाकर इन्होंने इमरान खान साहब से दोबारा मुलाकात की है। अब वहां से मुतजाद खबरें आ रही हैं। फिलहाल तो बातचीत को खुफिया रखा जा रहा है, लेकिन ये 2 कैंप हैं, इन दोनों कैंप्स में क्या चल रहा है। और तीसरी चीज है ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ग्राउंड की सूरत इंतहाई खराब है। मैं जो आखिरी फैक्ट मेरे पास पहुंचा, मैंने आपसे कहा था कि आखिरी सबसे बड़ी और मुश्किल रुकावट जो है वो 26 नंबर चुंगी जो है वो सबसे मुश्किल और आखिरी रुकावट थी। उसके बाद रुकावटें हैं जरूर, लेकिन वो ऐसी रुकावटें नहीं है कि जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका जा सके। यानी वो तो इस्लामाबाद के कारकुन और रावलपिंडी के कारकुन उठाकर फेंक देंगे। 26 नंबर चुंगी पे एक बहुत लंबी लड़ाई चली, और क्योंकि जो लोग वहां पहुंचे थे वो कोई बलूचिस्तान से आ रहा है, कोई खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, उन्हें 2-2 दिन हो गए थे यहां पहुंचते हुए। तो यहां पे जो लोग पहुंचे वो पहले ही बहुत निढाल थे, और यहां पे रेंजर्स भी थी, एफसी भी थी, पुलिस भी थी। और जो मुझे बताया वहां पे अहमद फरहाद साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा जी हमने ऐसा भी देखा कि एक मिनट में 20 या इससे ज्यादा शेल्स फायर किए गए, बहुत रैपिड फायरिंग की गई है, शेलिंग की गई है, रबड़ की बहुत गोलियां चलाई गई हैं। अहमद फरहाद साहब को भी लगी है, कुछ और दोस्तों को भी लगी है, कुछ कारकुनों को भी गोलियां लगी हैं। 1-2 मीडिया वाले भी शिकायत कर रहे थे कि जी हमारे ऊपर भी फायरिंग हुई है। तो रबड़ की गोलियां भी चली हैं और शेलिंग भी हुई है। ये तो है जनाब ग्राउंड की सूरत हाल थी जो मैंने आपको बताई। लेकिन फिर मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया उस वक्त जब लोग बहुत बड़ी तादाद में टच करना शुरू हो गए इस्लामाबाद को। अली अमीन गंडापुर का और बुशरा बीबी का काफिला भी पीछे से आ रहा है। कुछ काफिले पहले पहुंच चुके हैं, सबसे आगे बलूचिस्तान के नौजवान हैं, और बाकी कुछ पंजाब से आने वाले लोग हैं, और खैबर पख्तूनख्वा का वो काफिला जो शाहिद खटक वगैरह के साथ आया था, ये लोग जो पहले आगे बढ़ गए थे, ये लोग वहां पहुंच गए। पिछले काफिले भी सारे आ रहे हैं। अगर लोगों की तादाद की बात करें तो अब ये उससे आगे निकल गया मामला, क्योंकि आज तक इतनी बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में लोग पहुंचे ही नहीं। सिंपल आप ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में आज तक जितनी दफा भी लोग आए, चाहे उन्हें इमरान खान खुद लेकर आए हो, ये उससे ज्यादा लोग इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और इमरान खान साहब की कॉल पे पहुंचे। लीडर मौजूद नहीं है, लीडर ग्राउंड पे मौजूद नहीं है, और उसकी कॉल के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपना पूरा जोर लगा के, अपनी हुकूमत का पूरा जोर लगा के आसिफ अली जरदारी का हाथ साथ पकड़ के मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी साथ मिला लें, ये नहीं कर सकते, ये कर ही नहीं सकते। बल्कि ये बंदे इकट्ठे करके उनको 2 से ज़रब भी दें फिर भी ये नहीं कर सकते, जितने बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज पे आ गए। अब मोहसिन नकवी साहब ने एक एरियल व्यू लिया था, मुबैना तौर पे शायद इन्होंने लिया या इनके और सरकारी ऑफिसर्स थे, लेकिन ये बार बार जाते हैं, जाके ऊपर से देखते हैं हेलीकॉप्टर से। तो जो सूरत हाल है वो इनको हिला देने वाली। जो ड्रोन की फुटेजेज आ रही है वो तो किलोमीटरों तक ऐसे देखते हैं तो इंसान ही इंसान है, गाड़ियां ही गाड़ियां। तारीख का सबसे बड़ा काफिला चला हुआ और इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। सारी रुकावटें उन्होंने उखाड़ दी हैं रास्ते में से, हर चीज उन्होंने, वो आग का दरिया अबूर करके आए, लेकिन वो पहुंच गए। अब जो फ्रंट पे लोग हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद कबाइलियों की भी थी, जो 26 नंबर के ऊपर पुलिस को और रेंजर्स को हटाने की कोशिश कर रहे थे। साइडों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ना शुरू हुई दोनों तरफ से, लेकिन बात बन नहीं रही थी। फिर अलीमा खान साहिबा रावलपिंडी के क्राउड को लेके, वहां के नौजवानों को लेकर 26 नंबर चुरंगी या तरनौल का इलाका जो उसकी बैक साइड से आई। तो जब 2 तरफ से लोग आए तो वहां पुलिस बहुत ज्यादा परेशान हो गई, और रेंजर्स के लिए, पुलिस के लिए एक नई सिचुएशन पैदा हो गई। मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने उस वक्त एक धमकी जारी की, और जो उन्होंने धमकी दी, मैं चाहता हूं कि वो धमकी मैं आपको सुनवाऊं ताकि आपको पता चले कि उन्होंने क्या कहा और उस धमकी के बाद हुआ क्या। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ा इंसिडेंट है जो हुआ है, और ये डेलिबरेटली हुआ है। ये जरा आप मोहसिन नकवी साहब को सुने कि उन्होंने क्या कहा। हमारे लिए अभी भी रेंजर्स के पास कितना देर लगती है कि हम वहां पे 5 मिनट फायरिंग होनी है तो उसके बाद वहां बंदा नजर नहीं आएगा, लेकिन हम लोग कह रहे हैं सबर सबर सबर।
یہ محسن نقوی صاحب کی دھمکی دی کہ جی 5 منٹ فائرنگ ہم نے کرنی ہے رینجرز کو بلا کے، اس کے بعد وہاں کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا. یہ محسن نقوی صاحب آپ کی خام خیالی ہے، اور یہ قوم جا کے انڈیا کے ساتھ لڑتی رہی ہے. یہ وہ پشتون ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر جو آج آپ کے پاس ہے پاکستان میں، جس کو آج آپ ڈسون کر رہے تھے، وہ آزاد کشمیر انہوں نے چھڑوایا ہوا ہے. بزدل تھوڑی ہیں محسن نقوی صاحب، وہ پاکستانی ہے، دلیر لوگ ہیں. آپ گولیاں چلا کر دیکھ لیں، گولیاں آپ نے ماری بھی ہیں. محسن نقوی کے اس سٹیٹمنٹ کے بعد سٹیٹ فائرنگ ہوتی ہے. یہ جیسے ہی محسن نقوی کا سٹیٹمنٹ آتا ہے، میں نے تو اس پہ ٹویٹ کیا کہ یہ تو کوئی نارمل آدمی کہہ ہی نہیں سکتا. بہت سارے لوگ یہ ابھی حیران تھے کہ یہ محسن نقوی نے یہ زبان کس کی بولی ہے، وہ یہ بات کر کیسے سکتا ہے. ابھی اس پہ بات ہو رہی تھی کہ اچانک سے خبر آتی ہے کہ اسٹیٹ فائرنگ ہو گئی ہے پبلک کے اوپر، اسی جگہ پہ جہاں آخری بڑی لڑائی چل رہی تھی. اور 20 کے قریب نوجوان پاکستان تحریک انصاف نے مبینہ طور پہ رپورٹ کی ہے، کچھ لوگ اس سے زیادہ بتا رہے تھے، ان کو گولیاں لگ گئی. اور یہ جو اسٹیٹ بلٹس لگی ہیں، ان سے ابھی تک کسی کی جان جانے کا واقعہ تو نہیں ابھی تک رپورٹ ہوا، لیکن یہ رپورٹ ہوا ہے کہ لوگوں کو گولیاں لگی اور گولیاں لگے ہوئے ان کے زخم نظر آ رہے ہیں، سراغ، اور ان کو طبی امداد کے لیے پھر پیچھے ہٹایا گیا. اب میں نے احتشام عباسی صاحب سے بات کیا، یہ جرنلسٹ ہیں، وہاں موقع پر موجود تھے. میری رضی طاہر صاحب سے بھی بات ہوئی، ان کی ٹیم وہاں موجود ہے. صدیق جان صاحب کی ٹیم وہاں پہ موجود ہے، اور کچھ ہمارے صحافی دوست ہیں وہاں موجود ہیں. میری ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ایک بڑی عجیب چیز ہو رہی ہے وہاں پہ. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی جب گولی چلتی ہے تو بھگدڑ مچتی ہے. ہم نے بہت دفعہ گولی چلتے ہوئے دیکھی ہے، ہم نے بار بار دیکھا گولی چلتی ہے تو بھگدڑ مچ جاتی ہے. لیکن یہ اسٹریٹ گولی چل رہی تھی، لوگوں کو گولیاں لگ رہی تھی، لڑکے گر رہے تھے، لیکن کوئی نہیں بھاگا. بھگدڑ مچی نہیں، لوگ بھاگے ہی نہیں. بلکہ وہ قبائلی جو آئے ہیں وہاں سے، خیبر پختونخوا کے جو قبائلی بیلٹ ہے وہاں سے جو لوگ آئے ہیں، وہ ابھی اس وقت سب سے آگے آگے ہیں، یا جو بلوچستان سے آئے ہیں وہ سب سے آگے آگے ہیں. تو وہ بہت کھل کر کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ عمران خان کدھر ہے، ہم نے ادھر جانا ہے. یہ نہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا. اور ان کو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مجھے جرنلسٹ بتا رہے تھے، ان کو زبان بھی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ان کو ایک ہی بات پتا ہے کہ عمران خان ہے ہمارا لیڈر، ہم اس کو لینے آئے. وہ دوسری بات ہی نہیں کرتے. انہیں کوئی ڈی چوک، وہ کہتے نہیں عمران خان ڈی چوک میں ہے، عمران خان کدھر ہے، ہم نے عمران خان کو لے کر جانا ہے. اور وہ بالکل نہ گولی چلنے سے وہ گھبرائے، نہ انہیں کسی قسم کی پریشانی ہوئی. جنہیں گولیاں لگی انہیں بھی پریشانی نہیں ہوئی، ان کو وہاں سے پھر ریسکیو کیا گیا، لوگوں میں بھگدڑ نہیں بچی. یہ چیز حکومت کے لیے الارمنگ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی ملک کا ایسٹ ہوتے ہیں، اور ان کو بطور ایسٹ ہی پاکستان نے ہمیشہ ٹریٹ کیا. لیکن آج ریاست ان کے اسلام آباد آنے پہ بجائے ان کو ویلکم کرتی، ان پہ گولیاں چلا رہی ہے. اور یہ گولیاں چلانے کے فوراً بعد جو اگلی چیز رپورٹ ہوئی ہے وہ اس سے زیادہ عجیب ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ گولی اگریشن میں شاید نہ چلائی گئی ہو، لیکن محسن نقوی کے اسٹیٹمنٹ کے بعد گولی چلانا محسن نقوی کے اوپر ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے. اب یہ ہمیشہ معاملہ رہے گا کہ محسن نقوی نے جیسے ہی کہا کہ ہم سیدھی گولی چلا سکتے ہیں، 5 منٹ میں سب بھاگ جائیں گے، تو اس کے بعد سیدھی گولی چلی، 20 لوگوں کو گولی لگی، لیکن بھاگا تو کوئی نہیں وہاں سے. اب کچھ جو جرنلسٹ ہیں جن سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی پولیس نے جو گولی چلائی ہے وہاں پہ، جو سیکورٹی فورسز نے فائرنگ کی ہے، وہ فائرنگ شاید اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ بندوں کو مارنا چاہتے ہیں یا بھگانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا وہ فائرنگ اس لیے ہوئی ہے کہ وہ خود وہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے. کیونکہ اس کے فوراً بعد مجھے 2 مختلف جرنلسٹ ہیں، ایک نے میسج کر کے بتایا، ایک سے میری بات بھی ہوئی. ان دونوں نے کہا جی کہ جیسے ہی عمران صاحب وہاں پہ گولی چلی ہے اور گولی چلنے کے بعد لوگ زخمی ہوئے ہیں، تو ہم نے اس کے بعد جب دیکھا تو وہاں سے رینجرز اور پولیس اور ایف سی یہ لوگ وہاں سے نکل رہے تھے، اور انہوں نے تیزی سے اس مقام کو چھوڑ دیا ہے. اور ترنول اور وہ جو ایریا ہے 26 کا، ابھی جو اطلاعات ہیں جو وہاں کچھ لوگوں نے مجھے بتائی، وہ پوری طرح سے تو نہیں وہ مجھے کنفرم کر پا رہے، لیکن انہوں نے کہا جی اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے قبضے میں، لوگ کنٹینرز کو ایک ایک کر کے ہٹا رہے ہیں اور گرا رہے ہیں. یہ ہے جناب وہاں کی صورتحال اسلام آباد کی. اور جو لوگ آئے ہیں وہ عمران خان کو ڈھونڈ رہے ہیں، یعنی عمران خان کی طرح اس کو ہم چھڑا کر ساتھ لے کر جائیں گے، ہم عمران خان کو لینے آئے ہیں، وہ ہمارا لیڈر ہے، وہ مسلمانوں کا لیڈر ہے. لوگ وہاں یہ بات کر رہے ہیں جو قبائلی آئے ہیں. وہ کہتے ہیں عمران بھی وہ بات ہی نہیں سنتے، انہیں کچھ بھی کہو. اچھا، اب بشرا بی بی جو ہیں وہ بار بار کارکنوں کو ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے، ڈی چوک پہنچنا ہے، ڈی چوک پہنچنا ہے. حکومت کہہ رہی ہے ہم نے ڈی چوک کسی کو جانے نہیں دینا. خواجہ آصف اور محسن نقوی 2 بندے ہیں جنہوں نے دھمکی لگائی ہے. خواجہ آصف نے دھمکی لگائی جناب طاقت کا ہم بھرپور استعمال کریں گے، اگر یہ آنا ہی چاہتے ہیں اور ان کی بریکیں نہیں لگ رہی اور بشرا بی بی ہر حال میں پہنچنا چاہتی ہے، پیچھے نہیں ہٹنے پہ تیار، تو پھر ہمیں طاقت کا استعمال کرنا ہوگا. اور خواجہ آصف کی دھمکی اور
मोहसिन नकवी की धमकी के बाद ताकत का हमने इस्तेमाल होता हुआ भी देखा। अब आ जाए दोनों कैंप्स में हो क्या रहा। पहले आप ये देख लें कि हुकूमत ने ऑफर क्या किया। हुकूमत ने पहले ऑफर किया सुबह आप जाके मिलने, मुलाकात का दिन नहीं था, 2 घंटे मुलाकात हुई। फिर हुकूमत ने रात के अंधेरे में दोबारा मौका दिया कि जाके फिर मिल लें। ये लोग जाकर दोबारा मिले, लेकिन हुकूमत ने जो ऑफर दी है अब वो ये दी थी कि जनाब आप जाकर मिले और हम आपको जगह दे देते हैं संजानी में। संजानी वो जगह है जहां पे वो बहुत बड़ी मवेशी मंडी थी, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले जलसा इन्होंने करवाया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजाक उड़ाते थे। ये कहते थे मवेशी मंडी में मवेशी जाते हैं तो जाओ जी सारे उधर, मजाक भी उड़ाते थे उनका। हालांकि उन्होंने बड़ा तगड़ा जलसा वहां पे किया था, अली अमीन गंडापुर ने किया था। उस जलसे के बाद फिर अली अमीन गंडापुर साहब एक दफा गायब भी हो गए थे, आपको याद होगा। तो अब मामला यह है कि संजानी में कह रहे हैं जी आप वहां जाके अपना पड़ाव डाल लें, बहुत बड़ी जगह है, सारे वहां इकट्ठे हो जाएं, हम जो सुबह जो है वो फर्दर चीजें देखेंगे क्या करना है, कैसे होना है। लेकिन इस पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग अभी तक बता रहे हैं कि कोई आमादगी जाहिर नहीं हुई कि संजानी में जाकर बैठना है। मे भी इमरान खान साहब या पार्टी किसी नतीजे पे पहुंचे, लेकिन हुकूमत की इसके अंदर चाल क्या है। हुकूमत सुबह अदालतों का सहारा लेगी, अदालतों में जाएगी और अदालतों में कहेगी देखें जी आपने मना किया था, हमने उनसे बात की थी, वो फिर भी आ गए हैं, वो यहां पहुंचे हुए हैं, तो हम इनको कैसे टैकल करें। वो मामला को और तरफ ले जाएगी हुकूमत, और वो इसको एक डील की तरह की शक्ल देने की कोशिश करेगी ताकि इमरान खान साहब का जो एक नैरेटिव है उसको नुकसान पहुंचे। दूसरी तरफ जो इतलात आ रही हैं, कुछ लोग ये बड़े वसूख से कह रहे हैं, मैं अभी आपको कंफर्म नहीं कर सकता, कि इमरान खान ने फिलहाल यही कहा है कि डी चौक पहुंचो, संजानी को छोड़ दें। वैसे भी अब जो 26 नंबर चुंगी है वो क्रॉस हो गई मुबैना तौर पे, और अगर वहां कोई मुजामत रह गई है तो वो इतनी बड़ी है नहीं, और इससे आगे वाली जो रुकावटें हैं वो इतनी तगड़ी नहीं है कि जिनको अबूर ना किया जा सके। तो हुकूमत के कैंप में अभी भी वो ये सोच रहे हैं कुछ साजिश करके किसी तरह किसी भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वापस भिजवाया जाए और एहतजाज के इस मोमेंटम को तोड़ दिया जाए, क्योंकि हुकूमत ये जानती है कि अगर आज ये लोग वापस चले गए तो इनको वापस आने में महीने लग जाएंगे, महीने नहीं तो कम से कम 1-2 महीने हुकूमत को मिल जाएंगे, और 1-2 महीने बाद सूरतों में बहुत होते हैं। इंटरनेशनल प्रेशर इस वक्त अपनी पीक पे है, इतना इंटरनेशनल प्रेशर इससे पहले कभी नहीं था। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कर दिया है वो पाकिस्तान का नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। दुनिया का कोई लीडर पूरी दुनिया में अपने लिए एहतजाज नहीं करवा सका आज तक। इमरान खान वाहिद लीडर बना है कि उसके लिए दुनिया के 32 मुल्कों में सेम टाइम में एक ही दिन के अंदर एहतजाज हो रहा था, राउंड द क्लॉक हो रहा था, क्योंकि यहां दिन है, वहां सुबह है, वहां शाम है, तो वो एहतजाज होता चला जा रहा था। तो इमरान खान साहब जो है ये उनके लिए हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अमरीकी सदर करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता इस वक्त कि सारी दुनिया में अमेरिकन को कह के निकलो और एहतजाज करो, ऐसे नहीं होता। ये इमरान खान के लिए हो रहा है क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्रांड है। बजाय इसके पाकिस्तान उससे फायदा उठाता, पाकिस्तान उससे बेनिफिट्स लेता, पाकिस्तान ने उसको उठा के जेल में डाल दिया और पाकिस्तान की आवाम को रियासत ने अपने खिलाफ कर लिया। है तो बदकिस्मती है, लेकिन ये रियलिटी है। अब मोहसिन नकवी का कहना है दफा 245 में जाना पड़े, फौज को दे दे, या कर्फ्यू लगाना पड़े, या कोई और इंतहाई कदम उठाना पड़ा तो हम उठा देंगे, फिर बाद में हमें कोई शिकवा ना करे। बार बार मोहसिन नकवी ने धमकियां लगाई। अब तरनौल के ऊपर जो है वो कारकुनों का कंट्रोल बताया जा रहा है, कारकुन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इमरान खान की बहनें भी पहुंच गई हैं, बुशरा बीबी का काफिला भी बहुत करीब पहुंच गया है। अगर ये लोग डी चौक पहुंच जाते हैं तो एक नई सिचुएशन होगी। अच्छा, बड़ा सवाल यह है कि कर्फ्यू कैसे लगाया जाएगा। इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं, कर्फ्यू कैसे लगाएंगे। जो हुकूमत के लिए दूसरा बड़ा सरदर्द है वो ये है कि पंजाब से काफिले पहुंचना शुरू हो गए। देखिए ना, पंजाब में भी पुलिस की लड़ने की कैपेसिटी है ड्यूटी करने की, 10 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे। अब इस मामले को 2 दिन हो चुके हैं, तीसरा दिन अब शुरू हो रहा है। अब सारी सड़कें तो बंद रखी नहीं जा सकती, बहुत सारी खुल भी गई है, तो लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं, 4-4, 6-6, 10-10 करके, 5 गाड़ियां, 4 गाड़ियों का काफिला, लोग निकल रहे हैं और इस्लामाबाद की जानिब जा रहे हैं। अब ये जो पंजाब से एक मूवमेंट चल रही है, तमाम शहरों से आहिस्ता आहिस्ता लोग इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, ये आने वाले 1-2 दिनों में तादाद बहुत बढ़ जाएगी। और अगर इमरान खान साहब किसी सूरत में अदालतों से जमानत मिलने की सूरत में बाहर आ जाते हैं तो फिर वो तारीख का सबसे बड़ा जलसा भी कर देंगे, लाए जाते हैं। और जो लापता हैं उनके बारे में नहीं पता कि वो जिंदा भी हैं या नहीं है, और उनमें से कितने वापस आएंगे और कितने नहीं आएंगे, और जो वापस नहीं आएंगे वो कहां गए, क्या उन्हें मार दिया गया, अगर मारा गया तो उनकी लाशें कहां हैं। ये वो सवालात हैं जो पाकिस्तान के सारे मीडिया को उठाने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई भी
इन सवालात को नहीं उठा रहा। सहाफियों को हरासा कर ले, तवज्जो जितनी मर्जी भटका ले, लेकिन 26 नवंबर को जो कुछ भी इस्लामाबाद के डी चौक में हुआ उससे तवज्जो नहीं हटेगी। अब अदालत के अंदर बड़े बड़े केसेस लगाए गए, बड़े बड़े केसेस अदालत के अंदर लगाए गए ताकि तवज्जो वहां पे शिफ्ट हो जाए। और बहुत सारे सहाफियों को एक्टिवेट भी किया गया, जनाब आपने सारे प्रोग्राम इनके ऊपर करने हैं, टिकर्स इनके ऊपर देने हैं। टीवी चैनल को कहा गया कि आपने अदालत के अंदर से आने वाली खबरों को उठाना है। इस किस्म के वहां से कमेंट आएंगे अदालतों के अंदर से, इस किस्म के जजेस के रिमार्क्स आएंगे, ऐसी गर्म गर्म खबरें निकलेंगी कि 26 नवंबर को ताकि लोग भूल जाएं। लेकिन 26 नवंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सवाल उठाया हुआ है ना, उसने सबका जीना हराम किया हुआ है कि गोली क्यों चलाई। अब गोली क्यों चलाई जो है ना किसी के पास इसका जवाब है और ना इस सवाल को कोई फेस कर पा रहा है। और यही सवाल जो है वो इस वक्त मुसीबत बना हुआ है। एक चीज नाजरीन इसके अंदर और है, जो डील जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो इमरान खान साहब को ऑफर की गई। इमरान खान साहब को नवंबर में यह कह दिया गया था कि अगर आप अपना एहतजाज मौखर कर दें या अपने एहतजाज को कैंसिल कर दें तो 15 दिसंबर से पहले पहले आपको रिहा कर दिया जाएगा। 15 दिसंबर से पहले पहले आपको पहुंचा दिया जाएगा खैबर पख्तूनख्वा के जिस इलाके में आप चाहेंगे। उन्हें 2-3 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें एक नथिया गली का ऑप्शन भी था। और वो ये ऑप्शन देते हुए उन्होंने सोचा कि इमरान खान साहब वहां पे जरा कंफर्टेबल रहते हैं और पसंद करते हैं उस इलाके को, तो इनको वहीं भेज दिया जाए। और फिर ये कहा गया कि बाकी चीजें वहां पे इमरान खान साहब के साथ मिलकर आकर बैठकर मुज़ाकरात में तय कर ली जाएंगी। और वहां पे इमरान खान साहब के पास उनका टेलीफोन भी होगा, वो बातचीत भी कर सकेंगे और राब्तों में भी रह सकेंगे, वो किसी किस्म की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो आप बेफिक्र हो जाएं, इमरान खान साहब को 15 दिसंबर से पहले पहले वहां पहुंचा दिया जाएगा। ये यकीन दहानी करवा दी गई थी और ये बातें भी कर दी गई थी। लेकिन इमरान खान साहब ने जो शर्त रखी, उन्होंने कहा जी कि फिर कुछ लोगों को तो फौरी तौर पर रिहा करें और मुझे भी रिहा करें। मैं 24 तारीख को खुद जलसा करके उसके बाद फिर मैं बाकी चीजें देखूंगा। लेकिन जो 2 चीजें इमरान खान साहब को कही गई जहां पे मामला फंस गया था, एक ये है कि इमरान खान साहब को कहा गया कि जनाब आप मैंडेट तो अपना भूल जाएं, वो आपको नहीं मिल रहा। हम आपको आजादी दे रहे हैं, आप जाकर इलेक्शन लड़ सकते हैं, यानी इसका रास्ता भी खुल जाएगा। आप आजाद हो जाएं जाकर अपना इलेक्शन लड़े। इलेक्शन लड़कर आप कौमी असेंबली में आए और कौमी असेंबली में आकर आप अपोजिशन लीडर के तौर पर अपना रोल प्ले करें और फिलहाल आप मैंडेट की वापसी भूल जाएं। हो सकता है कि मिड टर्म इलेक्शन पाकिस्तान में करवा दिए जाएं, लेकिन अभी आप इस सेटअप को चलने देंगे, इसके अंदर आप रुकावट नहीं डालेंगे। ये सारी चीजें इमरान खान साहब के सामने रखी गई, जिन पे इमरान खान साहब ने फिर अपनी एहतजाज की कॉल को वापस लेने से इनकार कर दिया। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इमरान खान साहब को कहा गया था कि 15 दिसंबर से पहले पहले आपको खैबर पख्तूनख्वा पहुंचा दिया जाएगा। आप एक जगह पे रहेंगे जरूर, लेकिन आप गिरफ्तारी के स्टेटस में नहीं होंगे। आप जिससे मर्जी मुलाकातें करेंगे, जिससे मर्जी टेलीफोन पे बात करेंगे, आप फ्री होंगे और आपके साथ मुज़ाकरात भी किए जाएंगे फ्यूचर के हवाले से, मामला तो आपके साथ तय भी हो जाएंगे। लेकिन आप इलेक्शन लड़ें और लड़के कौमी असेंबली में आना चाहें तो आप आ जाए, मगर मैंडेट जो है वो आपको अभी वापस नहीं मिलेगा, इसको आप भूल जाएं। हाँ, मिड टर्म इलेक्शन हो सकता है, उसके ऊपर चीजें बाद में तय कर ली जाएंगी। ये जनाब चीजें इमरान खान साहब के सामने रखी गई, तो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं जी, मैंने 24 तारीख से पहले आप मुझे छोड़ें, मैं जाके वो जलसा खुद करूं। अब वहां पे इमरान खान साहब का और एक उनका ट्रस्ट का एक डेफिसिट है और उसकी वजह से फिर ये मामला आगे नहीं बढ़ सका। अच्छा, जितना ये इमरान खान साहब को छोड़ना क्यों चाहते थे, इसके बारे में सबसे बड़ा सवाल ये है, यानी अगर छोड़ना चाह रहे थे, क्यों छोड़ना चाह रहे थे? तो मैं आपको बताता हूं। जो कुछ भी बैरूनी दुनिया से प्रेशर आ रहा था ना लगातार, वो प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पहली मर्तबा एस्टेब्लिशमेंट के पसीने छूट गए थे और हुकूमत बहुत परेशान थी। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो ये चाह रहे थे कि तासुर ये ना जाए कि इमरान खान साहब को छोड़ा गया या हम पे कोई प्रेशर आया या हम इमरान खान साहब से डर के हमने छोड़ा है या कोई पब्लिक प्रोटेस्ट के नतीजे में हमने छोड़ा है। हम इस तरह छोड़ेंगे कि अदालतों के जरिए से छूट गए और फिर वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। तो ये इस किस्म का एक खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे। इमरान खान साहब ने इसके अंदर जो है वो तस्लीम नहीं किया। जो प्रेशर खास तौर पे आया था अमेरिका में, जब एक लेटर सामने आया था, उसको रोकने की बहुत कोशिश की गई पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन वो लेटर रुका नहीं। अभी कुछ और चीजें भी कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोप में और बर्तानिया में हो रही हैं। आने वाले दिनों में आप वो चीजें होती हुई और उनका इंपैक्ट आता हुआ पाकिस्तान में देखेंगे। मेरी बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानियों से बात हुई है, वो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उनके नतायज आपको थोड़े दिनों में मिलना शुरू हो जाएंगे। और दिसंबर के महीने के अंदर अमेरिका से एक बड़ी डेवलपमेंट भी आ सकती है और ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ट्वीट कर सकते हैं, कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं इमरान खान साहब के बारे में। तो इसको कोई बैद नहीं है कि वो वाकई ये कर भी सकते हैं, और अगर वो ये करेंगे तो इसका पाकिस्तान पे इंपैक्ट आएगा। तो क्या इमरान खान साहब को अब रिहा किया जा सकता है? देखें, जितना प्रेशर
नवंबर में था ना इमरान खान को छोड़ने का, उससे ज्यादा प्रेशर दिसंबर में इमरान खान